हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन्स। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने कल के दिन पे सिलेबस बता दिया था यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम का। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इसका फर्स्ट चैप्टर, स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व, जिसको हमने आपको बताया था कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने ये आपको सिलेबस बता दिया था। और मैंने ये बोला था कि मैं प्रॉपर तरह से हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताऊंगी। सो बेसिकली हम आज डिस्कस करने वाले हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ के बारे में, स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व के बारे में। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे 38 चैप्टर हैं, वो 38 चैप्टर को हम पूरी तरह से कंप्लीट कर देंगे। आपको एक एक चैप्टर के साथ में मेरे साथ में पढ़ते रहना है और उसके बाद मैं आपको एमसीक्यूज भी कराऊंगी। और एमसीक्यू सबसे पहले मैं थोड़ा सा टाइम दूंगी, आप उसको पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद फिर मैं 1 से 2 मिनट के अंदर आपको आंसर बता दूंगी। तो इससे आपका ये हो जाएगा कि आपने चैप्टर भी पढ़ लिया है और फिर उसके बाद आपने एमसीक्यू भी कर लिया है। पार्ट 1 पार्ट 2 में मैं कोशिश करके आपको वीडियो प्रोवाइड करती रहूँगी, जिससे कि आपको यहाँ पे चैप्टर 1 चैप्टर 2 से पूरा थ्योरी, मतलब आप पूरा हिंदी में पूरा पढ़ भी लो, चैप्टर के बारे में, पार्ट के बारे में समझ भी लो, और उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, प्रश्नों के उत्तर जो हैं, उनके बारे में भी पता चल जाए, जिस तरह से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसमें आप देख सकते हो लिखा हुआ है एग्जाम रिफरेंसर। तो ये जो एग्जाम रिफरेंसर है, इसका मतलब ये होता है कि एग्जाम के लिए कौन से पॉइंट हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो आने ही आने हैं। तो इसके बारे में हम थोड़ा समझते हैं। तो देखिए, अगर हम पढ़ रहे हैं स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व, तो हमको पता होना चाहिए। हम आपको बताएं कि ये बिल्कुल भी कठिन नहीं है, टफ नहीं है बिल्कुल भी। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अरे कैसे एग्जाम निकलेगा, आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, आपका एग्जाम निकल जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आपको हमारे सारे वीडियोस देखते रहना है। आप प्लेलिस्ट पे देख लीजिएगा, आपको इस प्लेलिस्ट में आपको हर एक एक पार्ट का सब कुछ पता चल जाएगा। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, आपकी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप इस प्लेलिस्ट में चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 सभी चैप्टर को पढ़ सकते हो, वो भी क्वेश्चंस के साथ में। ठीक है, तो चलिए, अगर स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व हैं तो हमको पता होना चाहिए कि हमारा स्वास्थ्य एग्जैक्टली होता क्या है। जो अलग अलग तरह के साइंटिस्ट हैं, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्वास्थ्य की परिभाषाएं, मतलब डेफिनेशन ऑफ हेल्थ। अगर हम स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे तो स्वास्थ्य की कई तरह की परिभाषाएं हैं। अगर परिभाषाओं के बारे में बात करोगे तो अलग अलग तरह के वैज्ञानिक आए, मतलब साइंटिस्ट आए, उन्होंने अलग अलग अपनी अपनी थ्योरी दी। उन्होंने बोला कि नहीं, स्वास्थ्य ये होता है, दूसरे साइंटिस्ट ने बोला स्वास्थ्य ये होता है, तीसरे साइंटिस्ट ने बोला स्वास्थ्य ये होता है। और स्वास्थ्य एक ही चीज होती है, सभी ने अलग अलग तरह से अपनी खुद की परिभाषा बनाई है, अपनी खुद की डेफिनेशन बनाई है। और ये डेफिनेशन हो सकता है पूछी जाए, लेकिन इतना ज़रूरी नहीं है कि ये जो परिभाषाएं हैं ये एग्जाम में पूछी जाएंगी। जो इसके आगे है वो ज़रूर पूछा जाएगा, लेकिन हम एक बार परिभाषाओं के साथ में चलते हैं। अगर एग्जाम में पूछ लिया गया तो आपको याद रहेगा। तो देखो, लिखा हुआ है जो WHO है, WHO क्या है? ये विश्व स्वास्थ्य संगठन है, मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे। अगर इसको हम देखेंगे तो ये हमारा क्या कहता है कि स्वास्थ्य क्या है, कि स्वास्थ्य केवल रोग और असमर्थता या अपंगता की अनुपस्थिति ही नहीं है। मतलब ये नहीं कि हाँ हम स्वस्थ नहीं हैं, हमारे शरीर में बीमारियां हैं, यही नहीं है। हम जो चिड़चिड़ापन करते हैं, जो हमारे शरीर में प्रॉब्लम है, जो हमारे दिमाग में प्रॉब्लम है, जो हम समाज में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, ये सब कुछ है। तो स्वास्थ्य क्या है? स्वास्थ्य केवल रोग और असमर्थता का अपंगता की अनुपस्थिति ही नहीं, बल्कि संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक संपन्नता की स्थिति है। ये हिंदी में हुआ। इंग्लिश में, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड social being, well-being and not merely the absence of disease और infirmity। मतलब कि यहाँ कोई ज़रूरी नहीं है आपके शरीर में रोग ही होने से स्वास्थ्य के बारे में पता चलता हो। स्वास्थ्य के बारे में तब भी पता चलता है जब हम बाहर अगर निकल के झगड़ने भी लगते हैं तो लोग बोलते हैं इसकी मेंटल प्रॉब्लम है, ये पागल है, ऐसे भी बोलते हैं ना। तो ये भी स्वास्थ्य में आता है। ये किसने बताया था? ये WHO, वर्ल्ड स्वास्थ्य संगठन ने इसके बारे में ये बताया था। दूसरा अगर देखेंगे, यहाँ पे एक वैज्ञानिक है JF विलियम्स ने क्या बोला कि स्वास्थ्य जीवन का वह गुण है जिसके द्वारा हम अच्छे से अच्छा जीवन व्यतीत कर सकें और दूसरों के अधिक से अधिक काम
आ सके। हेल्थ इज दैट क्वालिटी ऑफ लाइफ विच इनेबल्स अ पर्सन टू लिव मोस्ट एंड सर्व बेस्ट। मतलब हम ऐसा स्वास्थ्य जो जीवन का वैसा गुण है जो हम अच्छे से अच्छा जीवन व्यतीत करें और दूसरों के साथ भी हम अधिक से अधिक काम आ सकें। ये किसने बोला? ये विलियम्स ने बोला। वॉल्टर और स्लिंगर ने बोला कि स्वास्थ्य मानसिक शारीरिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपने शरीर के विभिन्न अवयवों को आंतरिक रूप से तथा अपने वातावरण से बाह्य रूप से पूर्ण सामंजस्य स्थापित कर सके। ठीक है, तो ये किसने? ये वॉल्टर और एस्लिंगर ने बोला। अगर इंग्लिश में देखोगे तो हेल्थ इज अ कंसीडर्ड एज दैट मेंटल एंड फिजिकल कंडीशन इन विच द इंडिविजुअल इज फंक्शनली वेल एडजस्टेड इंटरनली एज कंसर्न ऑल बॉडी पार्ट्स एंड एक्सटर्नली एज कंसर्न हिज एनवायरमेंट। ठीक, ये किसने कहा था? ये हमारे कहा था वॉल्टर और एस्लिंगर ने। हमें आपको थोड़ा बस यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, डेफिनेशन इतना पूछा नहीं जाएगा, लेकिन कहीं ऐसा हो गया कि वॉल्टर और एस्लिंगर ने कौन सी परिभाषा दी है तो उसके बारे में पता होना ज़रूरी है। अब देखो लिखा हुआ है ओबर और ट्यूफर। ओबर और ट्यूफर ने बोला सबसे पहले कि स्वास्थ्य जो है वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुरूप कार्य करने में सक्षम होता है। और जो थॉमस है उसने बोला कि स्वास्थ्य उन सभी अनुभवों का योग है जो हमारे जीवन के सभी पक्षों को प्रभावित करते हैं। तो ये कुछ अलग अलग तरह के ये वैज्ञानिक है, ये वैज्ञानिक के नाम और जो उन्होंने कहा है इसको अपने दिमाग में रखिएगा, हो सकता है ये एग्जाम में जरूर पूछ लिया जाए। अब हम यहाँ पे बात करते हैं जो मेन हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ, मतलब स्वास्थ्य के निर्धारक। जो स्वास्थ्य के निर्धारक हैं वो हैं कौन कौन से? तो जैसे आप खाते पीते रहते जागते, ये है ना, ये सब कुछ स्वास्थ्य के निर्धारक हैं। इन्हीं को हम बहुत ही बड़े फॉर्म में पढ़ेंगे। ठीक, लिखा हुआ है ऐसे अनेकों कारक हैं जो एक साथ मिलकर व्यक्ति तथा समुदाय के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। अब जहाँ रह रहे हो वो भी आपको प्रभावित करता है। अगर अगल बगल के लोग लड़ने बढ़ने लग जाएंगे तो आपके मेंटल, आपके दिमाग पे असर पड़ता है ना, वो कहाँ आता है? आपके स्वास्थ्य में ही तो आता है। अगर लड़ाई झगड़े करोगे, मारपीट करोगे, चोट लगेगी तो चोट में आपका शरीर खराब होगा, वो भी किस में आता? स्वास्थ्य में आता है। अगल बगल वाले अच्छे से नहीं रहने देते आपको कॉलोनी में अगर, तो आपके दिमाग में टेंशन बनी रहती है, वो क्या होता है? वो स्वास्थ्य में आता है। तो ये सारे निर्धारक हैं, मतलब डिटरमिनेंट है हेल्थ के। निर्धारक मतलब जो हमारी बॉडी को अच्छे से रख सकें, तो उसके बारे में। तो लिखा हुआ है कि यह उनके लोगों का स्वास्थ्य कैसा है, यह उनके वातावरण और परिस्थितियों पर निर्भर करता है जिसमें वह रहते हैं। अनेक कारक जैसे हमारा वातावरण, आनुवंशिक मतलब जो पापा मम्मी हैं, आर्थिक स्थिति जो हमारे पैसों से रिलेटेड है, शिक्षा जो एजुकेशन है, स्वास्थ्य सेवाएं जो हमारी ये हेल्थ की जो ये सर्विसेज होती हैं वो, साफ सफाई, हमारे पारस्परिक संबंध आदि हमारे स्वास्थ्य के स्तर को निर्धारित करते हैं। और स्वास्थ्य के कुछ महत्वपूर्ण निर्धारकों का उल्लेख नीचे दिया गया है। ठीक है, उसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम इसके पहले बीच में पढ़ लेते हैं कि आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है जो बहुत अच्छे से आ सकता है। वैसे जो मैं पढ़ा रही हूँ ये आएगा ही आएगा, लेकिन जो बहुत इम्पॉर्टेंट जो आएगा ही कंफर्म, वो क्या है? तो देखो ये जो यहाँ बताने जा रही हूँ ना, इसको बिल्कुल दिमाग में रख लेना। ये कुछ कुछ पॉइंट में हमने लिख रखा, सारे पॉइंट पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। लिखा हुआ है संक्रामक रोगों का निवारण करने के शरीर की शक्ति को प्रतिरक्षा कहते हैं। जो हमारे शरीर में रोग होते हैं उनको हम दूर जो भगाते हैं उसकी शक्ति को ही हम प्रतिरक्षा कहते हैं। और अगर ये प्रतिरक्षा, जैसे संक्रमण प्राप्त करने के बाद हमने अगर रोग प्राप्त कर लिया, उसके बाद आपकी बॉडी में जो प्रतिरक्षा, मतलब आपकी बॉडी में जो इम्यूनिटी, जैसे कोविड-19 अभी चल रहा था, अगर कोरोना वायरस की अगर बात करोगे, कोरोना वायरस के टाइम पे आपको एक वो वैक्सीन दी गई, बोला गया वैक्सीन लगा लोगे तो कोरोना नहीं होगा। आपने वैक्सीन लगा ली, वैक्सीन लगवाने के बाद आपको लग गया कि हाँ अब कोरोना नहीं होगा, तो आपने वैक्सीन जो लगवाई उसको हमने क्या बोल दिया? प्रतिरक्षा। और वैक्सीन लगाने के बाद जो हमारे शरीर में इम्यूनिटी हो गई जिससे हमारे कोरोना नहीं आएगा, तो हमारा जो शरीर है वो क्या हो जाएगा? सक्रिय प्रतिरक्षा। सक्रिय का मतलब होता है पॉजिटिव होना, मतलब सक्रिय मतलब अच्छा और निष्क्रिय मतलब नेगेटिव होना। तो सक्रिय प्रतिरक्षा किसे कहते हैं? मतलब जब हम संक्रमण प्राप्त कर लेते हैं उसके बाद जो हमारी शरीर में एनर्जी जो होती है, जो प्रतिरक्षा होती है, उसी को सक्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। एग्जाम में पूछा गया है, ये पिछले साल पूछा गया है। दूसरा कि बाहरी कार्यक्रम हेतु छोटी मात्रा में अगर टीके ले जा रहे हो तो
उपकरण को क्या कहते हैं? मतलब जहाँ जब आप टीके ले जाते हो तो उसमें जब आपका वो उपकरण यूज़ किया जाता है छोटी मात्रा में, जैसे आप कहीं गए हो, कहीं किसी हॉस्पिटल उधर चले गए हो, कोई सर्वे लगा हुआ है, अब आप सोच रहे हो अच्छा चलो ठीक है हम वहाँ पे थोड़ा कुछ 1-2 टीका रख लेते हैं, हम टीकाकरण कर देंगे कुछ बच्चों का। तो मतलब छोटी मात्रा में आप कुछ टीके लेके जाते हो, वैक्सीन, टीकों को बोलते हैं इंग्लिश में वैक्सीन, वैक्सीन लेके जाते हो तो हम उसको वैक्सीन कैरियर बोलते हैं। कहाँ लेके जाते हो? वैक्सीन कैरियर। तो वैक्सीन कैरियर किसको बोलते हैं? वो उपकरण होता है जिसमें आप वो टीके रख के मतलब उपयोग के लिए लेके जाते हो, ठीक है। फिर लिखा हुआ है कि जीवित जीवाणुओं द्वारा दूषित खाद्य पदार्थों के अंतर्ग्रहण के कारण होने वाली विषाक्तता, साल्मोनेला विषाक्तता, स्टिफिलोकोकस विषाक्तता और बॉटुलिज्म विषाक्तता। देखो, साल्मोनेला विषाक्तता का मतलब जो हमारे शरीर में कोई समस्या हुई, जैसे हमने बोला कि आपके शरीर में टाइफॉइड हुआ, तो टाइफॉइड किसकी वजह से होता है? हमने बोला पेट दर्द हुआ, बुखार हुआ, मच्छर हुआ, ये सब नहीं भैया, वहाँ पे एक बैक्टीरिया होता है जिसको हम बोलते हैं साल्मोनेला बैक्टीरिया। साल्मोनेला टाइफी इसका पूरा नाम होता है, साल्मोनेला टाइफी। तो साल्मोनेला टाइफी की वजह से आपके शरीर में टाइफॉइड होता है। तो ये टाइफॉइड जो होता है ये विषाणु है एक, और ये विषाणु से हमारे दूषित खाद्य पदार्थ खाने की वजह से होता है, ठीक है। तो अगर हम दूसरे दूषित खाद्य पदार्थ खाएंगे तो साल्मोनेला जो ये वायरस है ये हमारे शरीर में आएगा, ठीक है। फिर लिखा हुआ है स्टेफिलोकोकल विषाक्तता। स्टेफिलोकोकल में जो क्या होता है, स्टेफिलोकोकल में आपकी जो स्किन है, जो शरीर की जो ये ऊपरी खाल है, इसमें समस्या आने लग जाती है। बॉटुलिज्म में क्या होता है? बॉटुलिज्म में मांसपेशी, नसें, इन सब में प्रॉब्लम होती है, मतलब लकवा लगने का डर रहता है। तो इसमें इंसान की कभी कभी डेथ भी हो जाती है, ठीक है। चलो ये हो गया, ये याद रखिएगा। फिर यहाँ पे देखिए पूछा गया है कि लिनेलोइक फैटी एसिड जो है, देखो फैटी एसिड बहुत होते हैं, ठीक है। ये हमारे शरीर के लिए इंपॉर्टेंट भी होता है और किसी किसी टाइम समस्यादायक भी होता है। तो जो ये फैटी एसिड होता है, तो फैटी एसिड के उत्पादक के लिए एक आधार के रूप में कौन काम करता है? आधार के रूप में लिनेलोइक फैटी एसिड। सारी जो अन्य फैटी एसिड हैं उनके उत्पादन के लिए लिनेलोइक फैटी एसिड जो है वो आधार के रूप में काम करता है। क्या नाम है? लिनेलोइक फैटी एसिड, ठीक है। फिर नेक्स्ट लिखा है बार बार हाथ धोना, मास्क पहनना तथा शारीरिक दूरी बनाए रखना कोविड-19 संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए स्वास्थ्यकर है। जब कोविड-19 हुआ था तो उस टाइम पे सब बोल रहे थे कि भैया थोड़ा डिस्टेंस बनाए रखो, दूरी बनाए रखो और मास्क लगाए रखो, हमेशा हाथ धुलते रहो, है ना। तो ये कोविड-19 अगर वायरस होगा तो वो दूर हो जाएगा। फिर बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ये जरूर पूछा जाता है, तो कोई ना कोई दिवस के क्वेश्चन जो है वो आएंगे आपके एग्जाम में। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कब? 7 अप्रैल को। मानसिक स्वास्थ्य दिवस अलग होता है और विश्व स्वास्थ्य दिवस अलग होता है। मानसिक वाला 10 अक्टूबर को मनाया जाता है और ये विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को, ठीक है। फिर लिखा हुआ है कि वर्ष सन 2021 में विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम क्या थी? सन 2021 में विश्व स्वास्थ्य दिवस की वो क्या थी? तो ये 21 का भी याद कर लेना, 23 का भी याद कर लेना और बेटा 24 का भी याद कर लेना। देखो अगर आप ये 21, 22, 23, 24 ऐसे याद कर लोगे ना तो आपका अगर एग्जाम में कुछ पूछा गया तो आप तुरंत ना वहाँ आंसर कर सकते हो। अगर इन केस जैसे आपने सोचा कि अरे कोई बात नहीं, हमने थोड़ा सा पढ़ लिया है और मतलब एक हमने लर्न कर लिया है तो अब हमें आगे नहीं, देखो यहाँ पे आपको ना सबकी थीम पता होनी चाहिए। थीम का मतलब पता है क्या होता है? जैसे हमने बोला कि हमारा जन्मदिन हुआ, जन्मदिन के दिन हमने क्या सोचा, जैसे न्यू ईयर होता है, कोई एक अच्छा दिन आया, न्यू ईयर आया, तो हमने क्या सोचा कि अब इस नए साल में आगे हमको ये काम करना है, ठीक है। तो हमने बोल दिया कि अब अंकिता, अब जैसे मैं हूँ, जैसे मैंने बोला कि इस साल मुझे ये काम करना है, अब हमको ये निपटाना है। तो वैसे ही जब भी कोई दिवस मनाया जाता है तो आगे के लिए एक थीम बनाई जाती है, नाम बनाया जाता है जो उस साल उस वर्ष पे काम किया जाता है कि मतलब अगले टाइम तक इस चीज़ पे हम काम करेंगे। तो सन 2021 में क्या था? सभी के लिए निष्पक्ष और स्वस्थ दुनिया का निर्माण करना। सन 2023 और सन 2024 ये दोनों के आप में एग्जाम में आ सकते हैं। तो सन 2023 में क्या था? तो सन 2023 में था सभी के लिए स्वास्थ्य,
क्या था, सभी, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, सभी के लिए स्वास्थ्य, ठीक है, सन 2023 में था। अगर सन 2024 की बात करोगे तो सन 2024 में क्या था, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार, ठीक है, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। तो सन 2024 में ये है और सन 2023 में क्या है, ये है। तो ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इस बार पूछा जा सकता है थीम, ठीक। नेक्स्ट हमारा है जनसांख्यिकी चक्र में उच्च स्तर अवस्था की विशेषता उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर होती है। ये मत सोचना कि निम्न जन्म दर है उच्च मृत्यु दर है, नहीं भैया। अगर मृत्यु होगी, अगर 50 लोगों की मृत्यु हुई तो 50 लोगों का जन्म भी होगा, मतलब दोनों बराबर होने चाहिए। ये नहीं कि ये 40 है और ये 60 है, अगर ये होगा तो ऐसे जन्म दर तो ज़्यादा होगा, एक फिर पैसा ना, जैसे आपको मिल रहा है अभी अभी 50-50 हो तो मान लिया एक लोगों को हमारा मिल रहा है 30,000, ठीक है, 30,000, फिर हो जाओगे इधर 60 तो वो 30,000 बट के हमारा हो जाएगा 25,000 ही, 25,000 नहीं तो 20,000 ही हो गया कि भैया 60 लोग हो गए तब हमें ये पैसा। तो इस हिसाब से क्या होता है, इकोनॉमी के अकॉर्डिंग भी लोग सोच के चलते हैं। तो जनसांख्यिकी चक्र में उच्च जन्म दर होगा और उच्च मृत्यु दर होगा, जन्मेंगे भी तो मरेंगे भी। भारत में उच्च जन्म दर का प्रमुख कारण प्रारंभिक यौवन। अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा जन्म इतना क्यों होते हैं, देखो स्टार्टिंग में बड़ा होता है इंसान, यौवन, बोला कि हाँ ठीक है हम अभी युवा अवस्था आ गई है, हम बड़े हो गए हैं, अब हमें बच्चों को जन्म दे देना चाहिए। विवाह की सार्वभौमिकता, मतलब विवाह होता है, बहुत ज़्यादा विवाह होने लग गए हैं इसके लिए भी, और जल्दी किया गया विवाह, जल्दी किया गया विवाह का मतलब ये होता है कि जैसे जल्दी कर दिया विवाह तो अब लोगों ने सोचा चलो ठीक है अब जल्दी बढ़िया बच्चे कर लेते हैं, उसके बाद अच्छे से आगे लाइफ सेट है, ठीक। तो इस तरह से जो ये हमारा जल्दी किया गया विवाह है और विवाह की सार्वभौमिकता है और प्रारंभिक यौवन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन साक्षरता का मतलब पढ़ाई लिखाई, लिखा है साक्षरता का निम्न स्तर, कोई ज़रूरी नहीं है, आजकल अनपढ़ भी उतने ही बच्चे को जन्म दे रहे हैं जितने पढ़े लिखे लोग, ठीक है। तो साक्षरता का कोई मतलब नहीं है, साक्षरता का निम्न स्तर, साक्षरता अगर नहीं भी रहेगी तब भी लोग उतने ही बच्चों को जन्म दे रहे हैं, अगर पढ़े लिखे होगे तब भी उतने ही जन्म दोगे। तो पढ़ाई लिखाई से मतलब जन्मों का नहीं होता है, ठीक है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए तो साक्षरता का निम्न स्तर है और प्रारंभिक यौवन, विवाह की सार्वभौमिकता और जल्दी किया गया विवाह भारत में उच्च जन्म स्तर का कारण है। दूसरा नेक्स्ट लिखा है कि जनसंख्या के आंकड़ों में संकेतक के रूप में शामिल है। जो जनसंख्या के आंकड़े होते हैं, जैसे हर बार आंकड़े निकाले जाते हैं कि कितने जन्म लिए, कितने मरे, कितने क्या हुए, ये बताया जाता है, ठीक है। तो उसमें जनगणना है, लिंग अनुपात है, निर्भरता अनुपात के कितने लोगों पे डिपेंड हैं, और जबकि एक चीज़ नहीं है, रूढ़ता दर, रूढ़ता दर शामिल नहीं है इसमें। रूढ़ता दर क्या है, जैसे गरूढ़ता दर में ना रोगी लोग आ जाते हैं, तो रोगी लोगों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। जो जनसंख्या के आंकड़ों में संकेतक हैं, आंकड़े हैं, उसमें संकेतक के रूप में बीमारियों, मतलब जो रोगी लोग हैं उनको नहीं शामिल किया गया। तो ये हमारे एग्जाम के रूप में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दिए। अब आगे हम किस पे बात कर रहे थे, निर्धारक, स्वास्थ्य के निर्धारक पे, मतलब डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ पे, ठीक। तो डिटर्मिनेंट मतलब जो निर्धारक है वो क्या है, भोजन। हमारी स्वास्थ्य के लिए भोजन कैसा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, तो जैसा खाना खाओगे वैसा मन होगा। अभी हमने बोला कि आप टिक्की पता से चाट पकौड़ी खा लो, उसके बाद दूसरे तीसरे दिन आपको समस्या हो जाए तो फिर हमारे स्वास्थ्य क्या होता है, खराब होने लग जाता है। अच्छा खाओगे तो अच्छा आपका शरीर रहेगा और वैसे आपका मन रहेगा। हमारा खान पान हमारे विचारों को प्रभावित करता है और विचारों से हमारा व्यवहार भी प्रभावित होता है। यहाँ पे देखो, हमें शरीर में अगर भोजन के लिए हमें अपना शरीर को ध्यान रखना है, स्वस्थ रखना है, तो क्या करना है, सबसे पहले इन बातों पे ध्यान रखना चाहिए कि भोजन जो है ना पौष्टिक हो, संतुलित और पौष्टिक होना चाहिए। उसमें प्रोटीन, विटामिन, दाल वगैरह लेनी चाहिए, हरी सब्जियां जरूर लेनी चाहिए।
फिर लिखा है दिन में 3 से 4 बार से ज़्यादा भोजन नहीं करना चाहिए, और अगर 3 से 4 बार भोजन कर रहे हो तो उनके बीच में ना 4 घंटे का तो अंतर होना चाहिए। अगर सुबह आप नाश्ता करे हो तो उसके 4 घंटे बाद खाना खाओ, फिर खाना खाओ तो 4 घंटे बाद शाम वाला नाश्ता करो, और शाम वाला नाश्ता करो तो 4 घंटे बाद रात वाला खाना खाओ। तो ये काम करना चाहिए। लिखा है भूख लगने पर ही भोजन करना चाहिए, तभी वो आपके शरीर में ज़्यादा लाभकारी होता है, और भूख से ज़्यादा भोजन नहीं करना चाहिए। ठीक है, जितनी भूख हो उतना ही खाना चाहिए। फिर लिखा भोजन करते समय पानी नहीं पीना चाहिए, भोजन को चबा चबा कर खाना चाहिए। इस चीज़ के बारे में भी अपना ध्यान रखिएगा कि हाँ, भोजन को चबा चबा के खाना है। ये नहीं कि हाँ हम डायरेक्ट खा गए, ठीक है हमने ले लिया निगल लिया, नहीं, चबा के खाना, वरना आपका पेट खराब हो जाता है, नीचे नड़ियों में दिक्कत होने लग जाती है, सूजन आ जाती है। भोजन करते समय अपने चित्त को शांत रखना चाहिए, भोजन करते समय बातें भी नहीं करनी चाहिए, और तथा जल्दी भी भोजन नहीं करना चाहिए। ये नहीं कि जल्दी जल्दी कर लिए, उठ गए, आपको कहीं काम की देरी हो रही है, आराम से करना चाहिए। भोजन बच्चों के वृद्धि और विकास के लिए बुनियादी जरूरत होती है। अपर्याप्त भोजन बच्चों में वृद्धि और विकास को बुरी तरह से प्रभावित करता है। अब ये नहीं कि आप उनको जैसे खिलाना है 4 टाइम आप खिला रहे हो, सिर्फ 2 टाइम नहीं, उनको पर्याप्त मात्रा में खाना खिलाओ, जो जितना खिलाना चाहिए, तभी वो बच्चों की विकास और वृद्धि होगा। दूसरा है लोकेशन। अब आप जहाँ रह रहे हो, देखो वहाँ भी तो, वो भी तो इम्पॉर्टेंट है। तो व्यक्ति जिस स्थान पर रहता है वह भी उसके स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। ठीक है, और वर्तमान समय में शहरीकरण के कारण अनेक व्यक्तिगत स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, और जनसंख्या ज़्यादा बढ़ने से स्वच्छ पीने का पानी, साफ सफाई और उपयुक्त प्रकाश, खाने पीने की वस्तुओं की शुद्धता, अच्छे कपड़े, रहने के लिए उपयुक्त जगह आदि मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। और इसी तरह से बोला गया है, जैसे देखो स्वास्थ्य स्थान पे क्या है, आप जहाँ रह रहे हो वहाँ पे अच्छे से रहो, आपको वरना लड़ाई झगड़े करोगे, चोट वोट लगेगी। तो ये सब मतलब ये है कि इन सब विपदाओं से दूर रहना चाहिए, और थोड़ा सा ना आप प्रभावित कर सकती हैं, ये विपदाएं आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती हैं। ठीक है, फिर स्वास्थ्य सर्विस देखो, तो अगर आपका टीकाकरण नहीं होगा, अगर आपको मिड डे मील नहीं मिला होगा, आपकी प्राथमिक चिकित्सा नहीं हुई होगी, तो ये इस आपको आपकी सर्विस जो है हेल्थ को समस्या देता है। तो हेल्थ सर्विस में आपका क्या आता है कि जैसे हमने बोल दिया, मार्गदर्शन करना, कि रोगों की जांच कराना, प्राथमिक चिकित्सा, आपातकालीन सेवाएं, मिड डे मील, टीकाकरण, अगर ये टाइम से नहीं हुआ तो आपका सेवा जो है, स्वास्थ्य सेवा है, उनसे भी आपके शरीर में समस्या हो सकती है। ठीक है, अब बोला है स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक होते कौन से हैं? आनुवंशिक, वातावरण, जीवन शैली, सामाजिक आर्थिक दशाएं, परिवार कल्याण सेवाएं, चिकित्सा सेवाएं, अन्य घटक। देखो आनुवंशिकता में क्या होता है, आनुवंशिकता हमारे पापा मम्मी के गुणसूत्र से आता है। ठीक है, पापा मम्मी के गुणसूत्र, जैसे पापा मम्मी में कोई रोग हुआ, हो सकता है बड़ा रोग अगर है, जैसे कि थैलेसीमिया, कोई खून से रिलेटेड है, सिकल सेल रोग, मधुमेह है, मतलब शुगर, तो इस तरह की कुछ कुछ चीज़ें आपके शरीर में आ सकती हैं। लेकिन ये नहीं ऊंचाई बढ़ाई घटाई इस हिसाब से पूरा असर पड़े, तो ये नहीं। हाँ, पड़ता है, जैसे थोड़ा सा अगर मम्मी का कलर गोरा है तो कभी कभार होता है कि बच्चा गोरा होता है, तो ये चीज़ भी असर डालती है आपके शरीर पे, आपके स्वास्थ्य पे। तो स्वास्थ्य पे आनुवंशिकता का भी बहुत असर पड़ता है। वातावरण का तो पड़ेगा ही, क्योंकि वातावरण देखो, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और सिगरेट ये सब पी जाती हैं, तो इससे क्या होता है, वायु में समस्या होती, प्रदूषित होती है, जिससे आपको भी समस्या हो सकती है, आपके भी स्वास्थ्य पे दिक्कत होती है। जीवन शैली, जैसे कैसे आप जीवन शैली को व्यतीत कर रहे हो, अच्छे स्वास्थ्य के लिए आप क्या कर रहे हो, कौन से तौर तरीके अपना रहे हो, ये जो है ये भी जीवन शैली को आपको बहुत असर डालता है। ठीक है, सामाजिक दशाएं, आर्थिक दशाएं, सामाजिक आर्थिक दशाओं में क्या होता है कि जैसे हमने बोला समाज में कैसे रह रहे हो, आर्थिक सेवाएं क्या है आपकी, क्या खराबी है, जैसे सामाजिक, जैसे चोरी, तलाक, ये सब अगल बगल में हो रहा है, तो आपको भी एक होता है ना कि हाँ वातावरण हमारे बगल का खराब है, सामाजिक आर्थिक दशाएं हमारी ठीक नहीं है, समाज हमारा सही नहीं है, हम ये बोलते हैं ना, तो ये भी हमारे स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा असर डालते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया है। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम ये कैनिंग डिब्बा के बारे में समझते हैं। तो ये कुछ हमारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो देखो,
पहला क्वेश्चन है, संक्रमण प्राप्त करने के बाद व्यक्ति की प्रतिरक्षा विकसित होती है, उसे क्या कहा जाता है? मैंने आपको बताया था कोविड-19 वाला, हमने आपको एग्जाम्पल दिया था कि जब संक्रमण प्राप्त कर लेते हो, अगर आपके शरीर में वैक्सीन लग गई है तो वो वैक्सीन होगा प्रतिरक्षा, और आपका शरीर में एनर्जी आ गई है तो क्या होगा आपका शरीर? सक्रिय प्रतिरक्षा। तो आपका सक्रिय प्रतिरक्षा, इसमें देखो आंसर भी दिए हुए हैं, ठीक है। दूसरा लिखा हुआ है, दूसरा ये देखो क्वेश्चन है कि बाहरी कार्यक्रम है तो छोटी मात्रा में जब आप टीके लेकर के जाते हो तो उस उपकरण को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं वैक्सीन कैरियर। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। फिर लिखा हुआ है यहाँ पे कि जीवित जीवाणुओं द्वारा दूषित खाद्य पदार्थों के अंतर्ग्रहण के कारण होने वाली विषाक्तता सभी हैं। देखो हमने साल्मोनेला के बारे में बताया था, स्टेफिलोकोकल के बारे में भी बताया था, बोटुलिज्म के भी बारे में बताया था। बोला सिवाय किसके? सिवाय रासायनिक विषाक्तता के। तो देखो रासायनिक विषाक्तता के बारे में हमने नहीं बताया था, रासायनिक विषाक्तता से हमारे शरीर में समस्या नहीं होती है, ठीक है। हमने बोला, लिखा है सबसे आवश्यक फैटी एसिड जो अन्य फैटी एसिड के उत्पादन के लिए आधार के रूप में कार्य करता है, ये भी अभी मैंने ऊपर बताया था, ये है लिनेलोइक एसिड। लिनेलोइक एसिड हमारा आधार के रूप में काम करता है, इसके बारे में पता होना चाहिए। लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन, आक्रामक एजेंट को बेअसर करने, नियंत्रित करने या समाप्त करने तथा ठीक करने हेतु साइट तैयार करने की उद्दिष्ट रक्षात्मक प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? उसको हम बोलते हैं सूजन। ये भी याद रखिएगा। फिर लिखा हुआ है हाथों के शरीर के मध्य, हाँ, हाथों के शरीर के मध्य रेखा की ओर गति जो लगता है, जैसे हाथों का, जैसे हाथ है आपके बीच में जो वो फोर्स लगता है, गति लगता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बच्चा अडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अडक्शन। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं। फिर लिखा कोविड-19 संक्रमण प्रसार को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? अच्छी तरह से भोजन कर लोगे तो क्या सही हो जाओगे? दिन में 2 बार ब्रश कर लोगे तो क्या ठीक हो जाओगे? हाथ धोने से, सोने से थोड़ी ना होता है, हाथ धोने से कोविड-19 को हम दूर कर सकते थे। हमने आपसे पूछा था विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको आंसर करना है 7 अप्रैल को मैम, 7 अप्रैल को। और मैं आपसे पूछूंगी सन 2023 की थीम क्या है, तो सन 2023 की थीम है सभी के लिए स्वास्थ्य, और सन 2024 की मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार, इसके बारे में। फिर हमने आपको क्वेश्चन दिया, हरित क्रांति का आह्वान किसने किया? हरित क्रांति, हरित क्रांति मतलब जब कटाव हुआ, जब हरित क्रांति हुई, उस टाइम बाद आपका जो चावल है, राइस है, और राइस और गन्ने, इनकी बहुत ज़्यादा खेती होने लग गई। राइस और गेहूँ, इसकी खेती बहुत होने लग गई, ठीक है। और ये किसने किया? MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन ने, आप याद रखो आपके घर में हरी सब्जी कौन लेके आ रहा है? आपके स्वामी, ऐसे याद रख लो ट्रिक के साथ में। तो MS स्वामीनाथन हरी सब्जी लेके आए, मतलब हरित क्रांति। जल के शुद्धिकरण के लिए कौन सा रासायनिक पदार्थ इस्तेमाल किया जाता है? आज के दिन हम 10 क्वेश्चन बताएंगे। जल के शुद्धिकरण के लिए हम, जैसे हम आप अपना चेहरा साफ कराते हो, अपने चेहरा साफ कराने के लिए क्या कराते हो? ब्लीच कराते हो। वैसे ही जल, पानी के शुद्धिकरण के लिए ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चन के साथ में ये चैप्टर हमने आपको बता दिया। सिर्फ इस पार्ट में एक चीज रह गई है, सिर्फ ये डिब्बे के बारे में, ये हम आपको बताएंगे। ये हमने अभी आज इसलिए नहीं बताया क्योंकि ये आज के दिन पे बताएंगे तो आपका ये दूसरा टॉपिक शुरू हो जाएगा, तो ये दूसरा टॉपिक अभी नहीं शुरू करना था, हम आपको ये कल के दिन पे बताएंगे। तो आज के दिन पे हमने ये पूरा आपका समस्या ये खत्म कर दिया, ये पूरा पार्ट खत्म कर दिया है। छोटा सा पार्ट था, ज़्यादा बड़ा पार्ट था नहीं। कल के बाद जो वो बचा हुआ है वो एक हम डिब्बा वाला खत्म कर लेंगे, उसके बाद फिर हम ये दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे, ओवरव्यू ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम ऑफ कम्युनिटीज इन इंडिया, मतलब भारतीय स्वास्थ्य समस्याओं का बाह्य रूप एवं योजनाएं, इसके बारे में, ठीक है। ये हम समझेंगे दूसरे क्लास में, और उसमें हम आगे जो इसमें सबसे पहले हम उसमें क्या करेंगे, स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व के कुछ क्वेश्चंस बचे हैं उनको करेंगे, उसके बाद हम ये दूसरा वाला चैप्टर शुरू कर देंगे, ठीक है। और जो हमारा आज थोड़ा बचा हुआ डिब्बा वाला, एक बार हम उसके बारे में भी आपको बता देंगे कि कैनिंग क्या होता है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। आप ध्यान रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी हम वीडियो अपलोड करते हैं तो आपके पास ऊपर नोटिफिकेशन आ जाए, आपको पता चल जाए कि मैम एक क्लास अपलोड करी है, ठीक है, मैम की एक क्लास आ गई है। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच। आप ऐसे ही क्लास करेंगे तो आपका ज़रूर से एग्ज़ाम निकल जाएगा।
थैंक यू। और जिसको बहुत कुछ समस्या है, आप हमारे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख दीजिएगा कि मैम हमें आपसे बात करनी है, तो हम आपसे बात भी कर लेंगे। ठीक है, चलिए बाय।